नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। तो अभी तक किसी ने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि आप जैसे हर बच्चे तक इन वीडियोस का बेनिफिट पहुंच सके। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म चैप्टर पे हैं, जिसके हमने सारे कंसेप्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं आगे। जो क्वेश्चंस मैंने मार्क करे हैं उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं, और वो मैंने ऐसे क्वेश्चन मार्क करे हैं विच इज 100% कवरेज, दैट मीन्स विच आर कवरिंग 100% ऑफ योर कंसेप्ट। तो टेंशन लेने की बात आपको बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आप लोग एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे जो मैं क्वेश्चन क्लास में करवा रही हूँ उसके बाद। लेकिन अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझसे व्हाट्सएप या कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चा लोग, ओके चलो। एंड वन मोर थिंग, इन सम्स को करने से पहले अगर किसी ने कंसेप्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले प्लीज उसे देखिए, ताकि ये सम बहुत इजीली हो जाए। चलो अब हम इस सम को अच्छे से पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया हुआ है देखिए। नैना एंड आरुषि, ठीक है, वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। नैना एंड आरुषि पार्टनर्स थे जो इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। दैट मीन्स इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, इक्वल, 1:1 का, ठीक है। ओके, द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलो। 31 मार्च की हमें बैलेंस शीट दी हुई है, 31 मार्च 17। ओहो ये मिस प्रिंटिंग है, इट इज 2020। ओके ठीक है, तो 31 मार्च की जो बैलेंस शीट है हमें दी हुई है। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट। इस दिन दैट इज 31 मार्च 2020 को नैना एंड आरुषि की ये पार्टनरशिप एंड हो रही है, उनकी फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो हमें सारा डिसोल्यूशन अकाउंटिंग इस सम के अंदर करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये 4 पॉइंट्स है, मतलब 4 एडजस्टमेंट्स है जो हमें करने हैं। इसके बाद हमें सम में करना क्या है, जनरल एंट्रीज कीजिए, लेजर अकाउंट्स बनाइए टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। बुक्स को क्लोज करने के लिए कौन से लेजर अकाउंट्स डिसोल्यूशन के टाइम पे प्रिपेयर होते हैं, देखिए। सबसे पहले प्रिपेयर होता है रियलाइजेशन अकाउंट, नेक्स्ट हमारा प्रिपेयर होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके, और हमारा नेक्स्ट बनता है बैंक अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट हम लोग बनाते हैं, ये लेजर्स हम लोग बनाते हैं डिसोल्यूशन अकाउंटिंग के टाइम, ओके। आप लेकिन इस सम में देख सकते हैं, जब आप बैलेंस शीट देखेंगे आप देखेंगे आपको कैपिटल अकाउंट भी दिख रहा है, आपको करंट अकाउंट भी दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के लिए फिक्स्ड मेथड यूज हुआ है। फिक्स्ड मेथड में ही 2 अकाउंट बनते थे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जहाँ पे करंट अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में आते थे। कैपिटल अकाउंट में क्या आता था, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस प्लस अगर उस पूरे साल कोई एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो, एंड अगर कोई परमानेंट विड्रॉल है वो। सिर्फ ये चीजें कैपिटल अकाउंट में आती थी, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में आती थी। हम पार्टनरशिप बेसिक्स में अच्छे से समझ चुके हैं ये, ठीक है। तो इस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और पार्टनर करंट अकाउंट भी बनेगा, ठीक है। चलो अब इसे बनाते हैं। पहले हम अकाउंट्स बना रहे हैं, उसके बाद हम एंट्रीज करेंगे। वैसे जो स्टेप होता है वो होता है एंट्रीज एंड लेजर, लेकिन अब तो हमें सब कुछ आता है तो हम डायरेक्टली अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। ओके, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया, कोई भी एडजस्टमेंट से पहले इतना टेंशन मत लो। सबसे पहले सारे असेट्स को क्लोज करो, सारी लाइबिलिटीज को क्लोज करो। कैसे, रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाके। सारे असेट कैसे क्लोज होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। सारी लाइबिलिटी कैसे क्लोज होंगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दैट मींस लाइबिलिटीज के लिए रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और असेट्स के लिए रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन टू असेट मतलब रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो रहा है ना, एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्लियर। चलो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप अपन लोग करते हैं, उसके बाद ही कोई एडजस्टमेंट करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन सम्स को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले एसेट लायबिलिटी को क्लोज करो, उसके बाद ही कोई एडजस्टमेंट अप्लाई करो, ठीक है। चलो मैंने आपके लिए अकाउंट का फॉर्मेट बना के रख दिया है, बस अब हमें इसे फिल इन करना है, ठीक है।
पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, सो अब क्या है, असेट कौन से हैं, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। ठीक है, बैंक अकाउंट तो रियलाइजेशन में आता नहीं है, और नैना का करंट अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, बट ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं आता है। एंड करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों है तो कैपिटल अकाउंट ही ना पार्टनर के, जो फिक्स मेथड की वजह से 2 अकाउंट्स बन रहे हैं उसके। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, मतलब 4 असेट बचे, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, जो रियलाइजेशन में आ जाएगा। टू डेटा, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू मशीन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी कितनी है, 25, 35, 40, 60। 35, 60। ओके, तो इस तरीके से हमारे असेट क्लोज हो गए, 25, 35, 40, 60। अब लाइबिलिटी पे आ जाते हैं। लाइबिलिटी में ये कैपिटल अकाउंट तो नहीं आने वाला है, करंट अकाउंट भी नहीं आने वाला है, बैंक ओडी आएगा, क्रेडिटर आएगा। ठीक है, क्रेडिटर बैंक ओडी आएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अभी बताती हूँ इसका क्या होने वाला है। क्रेडिटर है 20,000, बैंक ओडी है 5,000। बैंक ओडी भी एक लाइबिलिटी है ना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बैंक अकाउंट नहीं आता, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट इज जस्ट लाइक अ शॉर्ट टर्म लोन, वो आता है, इट इज अ लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी हमें क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाय क्रेडिटर, बाय बैंक ओडी, 20,000, 5,000, डन। ये चीज तो हो गई। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्या होगा, इसका सिंपल मैंने आपको ट्रीटमेंट क्या बताया था, अगर कोई क्लेम है तो उस क्लेम तक का अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में हम उसे लाइबिलिटी मानते हैं, राइट। मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व उस क्लेम तक लाइबिलिटी होता है, तो उतने अमाउंट तक उसे लाइबिलिटी साइड की तरह, लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम है तो क्या करना है, उस अमाउंट तक वर्कमैन कंपेंसेशन को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। तो उस अमाउंट तक आप उसे लाइबिलिटी में ले जाइए, लाइबिलिटी साइड जैसे क्लोज करते हैं वैसे क्लोज कीजिए, और जो आपने ये पेमेंट किया है उसे पेमेंट साइड दिखाइए। सिंपल, जैसे यहाँ पर कोई भी लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट होता, पहले वो क्लोज होगी रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर उसका पेमेंट होगा। तो उसी तरीके से हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए भी करेंगे। देखिए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए भी अप टू लिमिट ऑफ क्लेम हम लोग उसे लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे और सेम ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, और उसका जो एक्स्ट्रा बच जाएगा रिजर्व, इट इज जस्ट लाइक अ जनरल रिजर्व, फिर तो वो जनरल रिजर्व की तरह है। और सारे रिजर्व कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल में। तो एक्सेस जो है वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में। ये मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो में अच्छे से बता दिया। और जब क्लेम ज्यादा होता है रिजर्व से तब क्या होता है, एवरीथिंग मैंने आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के कंसेप्ट के टाइम पे अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया है 15,000 का। इन एडजस्टमेंट में देखिए, क्या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को लेकर कोई भी क्लेम है, देख लेते हैं। नैना टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक। ठीक है, फर्नीचर एंड मशीनरी की बात है, इन्वेस्टमेंट, डेटर, आउटस्टैंडिंग बिल। यहाँ कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम आया है या हमने पे किया है, दैट मीन्स कोई क्लेम नहीं आया। तो ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या है, ये पूरा का पूरा अमाउंट एक जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज जिस चीज के लिए हमने इसे बनाया था अब वो क्लेम आया ही नहीं, तो इट इज फुल्ली बेनिफिशियल। तो ये एक रिजर्व है जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर एंड बैंक ओडी 2 ही लिमिट थी जो क्लोज होनी थी। डन, यहां तक सारा हो गया। ओके, अब इसे मैं हटा रही हूं, हम अपने एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। अब हमें कौन से एडजस्टमेंट्स करने हैं। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट, नैना टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक at 10% less on its book value and the remaining stock was sold at a gain of 15%। ठीक है, स्टॉक कितना है जी, 35,000 का स्टॉक है, इसका 50% मतलब 17,500। तो ये जो 50% पोर्शन है
स्टॉक का वो तो एक पार्टनर ने ले लिया। कौन से पार्टनर ने ले लिया? नैना ने ले लिया। लेकिन उसने क्या बोला, मेरी नजर में फर्म, मेरी नजर में तुम मुझे स्टॉक तो दे रहे हो लेकिन तुम मुझे 17,500 तक की वैल्यू का स्टॉक नहीं दे रहे हो, मेरी नजर में एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। देखो, नैना टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। 17,500 में से हम 10% लेस करेंगे तो आएगा 15,750। तो नैना बोल रही है, फर्म तुमने अपनी बुक में स्टॉक की वैल्यू 17,500 दिखा रखी है, मैं ये स्टॉक लेके जा रही हूँ। पार्टनर बोल रहा है, मतलब नैना बोल रही है, फर्म मैं ये स्टॉक लेके जा रही हूँ। हम बोल रहे हैं ठीक है जाओ लेके, लेकिन नैना बोल रही है कि तुमने अपनी बुक में से 17,500 का दिखा रखा है लेकिन मेरे लिए इसकी कीमत 15,750 है। तो मतलब मेरी नजर में मैं कितनी वैल्यू का स्टॉक ले गई हूँ? 15,750। हमारी बुक में उसकी वैल्यू 17,500 शो हो रही है, लेकिन फर्म जो पार्टनर है उसकी नजर में इसकी क्या वैल्यू है? 15,750। इट इज एज गुड एज, इट इज एज इक्वलेंट टू कि जैसे 17,500 का स्टॉक है, डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या होता है, सारा असेट में बेचूंगी, जो पैसे आएंगे उससे अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट होगा, राइट? यही करने वाली हूं मैं। तो इट इज एज गुड एज कि मैंने 17,500 का स्टॉक बेच दिया लेकिन मेरे को उसके बदले में सिर्फ 15,750 मिल रहे हैं। बिल्कुल सेम। इसका मतलब ये है कि मैंने अपना 17,500 का स्टॉक बेच दिया है, ये जो 50% है, लेकिन इसके बदले में मुझे मिले कितने पैसे? मतलब ये मेरा स्टॉक 17,500 का नहीं बिका, 15,750 का बिकेगा। तो मैं इसकी एंट्री क्या करूंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सारा पैसा बैंक में ले जाऊंगी, है ना? लेकिन बस हल्का सा ट्विस्ट ये है, ध्यान से हल्का सा ट्विस्ट ये है कि ये स्टॉक 15,750 का बिकने की जगह एक पार्टनर ने ले लिया है। तो पैसे मिलने की जगह बस फर्क ये है कि पार्टनर को मुझे जितना पैसा देना था ना, मेरा वो कम हो गया। मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या शो करता है कि फर्म को पार्टनर को कितने पैसे देने हैं, तो वो जितने पैसे देने हैं अब वो कम हो गए हैं, क्योंकि पैसे के बदले में एक पार्टनर ने क्या ले लिया है? मेरा स्टॉक ले लिया है, मतलब फर्म का स्टॉक ले लिया है। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्रीज तो हम अभी पूरी प्रॉपरली करने वाले हैं, अभी मैं आपको रफ में बता रही हूँ कि एंट्री क्या होगी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि जो असेट आप लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट में उसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, कि या तो मैंने उसको बेच के उसके पैसे आ गए या तो फिर किसी पार्टनर ने ले लिया। हाँ, जब कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है कि असेट किसी लाइबिलिटी वाले को मैंने दे दिया, देखो पार्टनर कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है, तो उसका ट्रीटमेंट लाइबिलिटी जैसा होता नहीं है। मतलब वो लाइबिलिटी साइड पे नहीं दिख रहा होगा रियलाइजेशन अकाउंट के, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा। तो उस केस में कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए इस केस में नहीं हो पाती है। अगर किसी लाइबिलिटी, जैसे मान लो क्रेडिटर ने मेरा स्टॉक ले लिया होता तो मैं कोई एंट्री नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे उतने का मतलब पैसे नहीं आए हैं लेकिन मेरा क्रेडिटर भी तो कम हो गया। डायरेक्टली होता क्या है, मैं बेच के असेट पैसे आते उससे क्रेडिटर का पेमेंट करती। अब क्रेडिटर ने क्या किया है, बोला है तुम बेचो नहीं ना स्टॉक, मेरे को दे दो डायरेक्ट, तो उसने डायरेक्ट ले लिया है। तो ना रिसीव की एंट्री होगी पैसे, ना पेमेंट की एंट्री होगी, ये तो कॉन्ट्रा होती है। लेकिन जिस केस में मेरा स्टॉक पार्टनर ने ले लिया है, तो बिकॉज पार्टनर कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखता है, मतलब वो लाइबिलिटी जितना बैलेंस दिख रहा होगा बैलेंस शीट में वो क्लोज नहीं हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब इसलिए मेरी कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना कम हो रही है, नहीं कम हो रही है, इसलिए मैं ये एंट्री मुझे दिखानी पड़ती है कि भाई जो स्टॉक तुमने असेट में दिखाया है वो गया कहाँ, आखिर गया कहाँ। या तो बेच के पैसे आ गए या तो पार्टनर ने ले लिया है, तो मेरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो गया, जितने पैसे अब मुझे पार्टनर को देने हैं वो कम हो गए, ठीक है। मेरी लाइबिलिटी कम नहीं हो रही। अगर लाइबिलिटी कम होती तो लाइबिलिटी भी रियलाइजेशन अकाउंट में है, वो कम हो रही है, यहाँ से असेट भी कम हो रहा है, तो कॉन्ट्रा होता तो उसकी एंट्री नहीं होती। लेकिन इस केस में असेट के पैसे मुझे नहीं मिले हैं, किसी पार्टनर ने ले लिया है, इसलिए एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। पैसे के बदले में क्या हो रहा है, पार्टनर को मुझे जितने पैसे देने हैं वो कम हो रहे हैं अब, क्योंकि उसने स्टॉक ले लिया, क्लियर। लेकिन इट इज एज गुड एज, जैसे 17,500 का स्टॉक में बेच के मेरे को खरीदने वाला मिला जो इंसान, उसने मुझे सिर्फ 15,750 दिए, उसने बोला मेरे लिए तो इसकी वैल्यू 15,750 है। तो यहाँ किसी और ने नहीं खरीदा है, पार्टनर ने खरीदा है 15,750 में, बस पार्टनर ने पैसे नहीं दिए, उसने बोला
ओ फॉर्म, तुझे मुझे पैसे देने तो है, कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, उससे कम कर ले। अब तुझे क्या पैसे दे, देखो तो हमें पैसे देने हैं, उसमें से कम कर ले। इसलिए एंट्री क्या होती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है कितने से, 15750 से। अभी जितना सीखा उसकी एंट्री पहले कर देते हैं। और नैना ने लिया है ना, तो बाय नैना करंट अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दो अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, कैपिटल एंड करंट, और सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आते हैं। सिर्फ 3 चीजें कैपिटल अकाउंट में आती है, वो आपको पता है जब हम फिक्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं। ठीक है, डन। अब देखिए, ये तो 50% स्टॉक की बात हो गई, बचा हुआ 50% जो 17,500 का है, उसका क्या, उसके लिए लिखा हुआ है कि रिमेनिंग स्टॉक 15% के गेन पे बिका, मतलब बुक वैल्यू से और ऊपर बिका, 15% और ऊपर, मतलब 17,500 प्लस 15%, दैट इज 20125। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, ये तो हमें पैसे आए बाय बैंक। किसके पैसे आए, स्टॉक के पैसे आए, कितने, 20125। डन। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमारा स्टॉक पूरी तरीके से डील हो गया। स्टॉक के हमको 15750 पार्टनर ने ले लिया उतना स्टॉक, और बचे हुए स्टॉक के पैसे आ गए 20125। अब जरूरी थोड़ी ना जितना बुक वैल्यू दिखाई अपने स्टॉक की उतने का ही बिकेगा, चेंज हो सकता है ना, तो वो यहाँ पे चेंज है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है हमें। ओके, चल। अब जो फर्नीचर है, फर्नीचर एंड मशीनरी रियलाइज 30 एंड 50। ठीक है, फर्नीचर बेच के हमें 30,000 रुपए मिल गए, मशीनरी बेच के हमें 50,000 रुपए मिल गए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, फर्नीचर की क्या एंट्री करेंगे, वही बैंक टू रियलाइजेशन, मशीनरी की भी बैंक टू रियलाइजेशन 30 एंड 50। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर एंट्री करेंगे बाय बैंक, फर्नीचर एंड मशीनरी, राइट, यही है ना, फर्नीचर 30-50। ठीक है, 30,000 एंड 50,000, डन। चल, मतलब स्टॉक की बात हो गई, फर्नीचर की बात हो गई, मशीनरी की बात हो गई, डेटर की अभी तक कोई बात नहीं हुई है, देखेंगे कोई पॉइंट आता है तो इसका। चलो, मतलब फर्स्ट पॉइंट तो 100% हो गया। बस स्टॉक का पॉइंट में ट्विस्ट था कि जो स्टॉक है वो 50% तो एक पार्टनर ले गया, लेकिन उसके लिए उसकी कीमत बुक वैल्यू से 10% कम है, मतलब 15750 का। इट इज एज गुड एज मैंने किसी को अपना स्टॉक बेचा, लेकिन कितने पे बेचा, बुक वैल्यू से 10% कम पे, मतलब 15750 पे। तो आउटसाइडर को बेचते तो पैसे मिलते, अब यहाँ पे पार्टनर ले गया इसलिए वो पैसे नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, वो बोल रहा है भाई मेरा कैपिटल अकाउंट दिख रहा है तुम्हें फॉर्म, अभी तुम्हें मुझे पैसे देने हैं, ठीक है, मैंने तुम्हारा स्टॉक लिया है तो मेरा कैपिटल अकाउंट कम कर दो, इसलिए एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। ओके ओके, चलो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट व्हिच वाज सोल्ड फॉर 34,000। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट है जो आपने बुक्स में अभी तक नहीं दिखा रखी है। ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट आपने 34,000 में बेच दी, तो पैसे आए बैंक, क्रेडिट किसको करेंगे, एक ही अकाउंट जिंदा है, रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड असेट का क्या ट्रीटमेंट होता है, मैं ऑलरेडी कंसेप्ट में बता चुकी हूँ, यही ट्रीटमेंट होता है बैंक टू रियलाइजेशन। ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने समझाया है, राइट। तो बैंक टू रियलाइजेशन 34,000 अनरिकॉर्डेड, यहीं पे अपन कंटिन्यू करते हैं, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बैंक टू रियलाइजेशन, यही एंट्री तो होगी ना, कितना है 34,000। ठीक है, चलो अब क्या है, मतलब ये सेकंड भी हो गया। अब देखो क्या लिखा है, डेटर रियलाइज्ड 90% ओनली एंड 1200 वर रिकवर्ड फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब इस पॉइंट को समझो अच्छे से, डेटर कितने हैं भाई, 25,000 के। ठीक है, 25,000 के डेटर्स हैं, जो जिसके लिए हमें कितने पैसे मिले, सिर्फ 90%। तो मतलब 25,000 का 90%, 22,500 हमें मिल गए। खुश रहो, मिल गए, नाचो, ठीक है, इतने तो मिल गए। बाकी 1,200 रुपए ऐसे हैं जो हमने बेड डेट की तरह दिखा दिए थे, मतलब हमने अपने डेटर्स कम कर दिए थे 1,200 से, कि ये तो होने वाले नहीं। एंट्री क्या होती थी, बेड डेट टू डेटर्स, डेटर्स कम कर देते थे हमने, बुक से 1,200 रुपए हटा दिए हैं कि ये तो नुकसान हो गया, 1,200 रुपए डेटर में से हटा दिए हैं कि ये तो नुकसान हो गया, यही एंट्री करी होगी। मतलब अब ये 1,200 रुपए क्या हो गया, इट इज सेम एज
अनरिकॉर्डेड असेट, क्योंकि ये असेट आपने बुक से हटा दिया था ना। जब बैड डेब्ट्स हुए होंगे आपने एंट्री क्या की होगी, बैड डेब्ट्स टू डेटर, हमारे डेटर कम हो गए, मतलब आपने ये 1200 रुपए अपनी बुक से हटा दिए, अब इसके पैसे आ गए, तो इट इज एज गुड एज किसी अनरिकॉर्डेड असेट के पैसे आ गए। अनरिकॉर्डेड असेट के केस में क्या एंट्री होती है, बैंक टू रियलाइजेशन 1200, सिंपल, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बैंक में ही इसे कंटिन्यू करते हैं। एक तो डेटर के पैसे, एक बैड डेब्ट रिकवर्ड के पैसे। बैड डेब्ट रिकवर्ड के तो 1200 रुपए हैं, डेटर के 22,500 है, ऐसा ही है ना। चलो, मतलब थर्ड भी हो गया। फोर्थ क्या है, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर विच हैड टू बी पेड फॉर 2000। ठीक है भाई, आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर का, लाइबिलिटी साइड तो दिख नहीं रहा, मतलब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसके लिए आपको 2000 रुपए देने हैं, मतलब दिए हैं आपने, विच हैड टू बी पेड का मतलब दे दिए हैं, क्योंकि अगर नहीं दिए होते तो रियलाइजेशन में कुछ आता ही नहीं, क्योंकि एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू बैंक। मैंने बताया था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की एंट्री क्या होती है, पैसे गए, डेबिट किसको करेगा, रियलाइजेशन का। और क्यों ऐसा ट्रीटमेंट होता है ये हमने कंसेप्ट वीडियो में समझ लिया है। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 2000 रुपए गए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 2000, ठीक है। अब बच्चों देखो, बाकी क्रेडिटर और बैंक ओडी की जो लाइबिलिटी है उसको लेकर क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दिया है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर आपको किसी असेट को लेकर क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दिया है तो आप क्या मानोगे, मैंने उस असेट को बेच दिया और जितनी बुक वैल्यू दिख रही है उतने पैसे मेरे पास आ गए, क्योंकि दिया ही नहीं है ना कितने में बिका, तो मैं तो मानूंगी हाँ मैंने उस असेट को बेच दिया है और जितनी बुक में वैल्यू दिख रही है उतने ही पैसे मेरे पास आ गए हैं। सेम केस विथ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी को लेकर एडजस्टमेंट में कोई पॉइंट नहीं होता तो मैं ये मानती हूँ कि मैंने जितनी बुक्स में दिख रही है उतनी मैंने उस अमाउंट तक की लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया है, ये मानूंगी मैं, और कोई दिमाग नहीं लगाने वाली। तो इधर क्रेडिटर और बैंक ओडी को लेकर कोई पॉइंट नहीं लिखा है, तो मैं क्या मानूंगी कि मैंने जितना ये अमाउंट लिखा है मैंने उतना पेमेंट कर दिया है। तो एंट्री क्या हुई होगी, बैंक टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर के 20, सॉरी रियलाइजेशन टू बैंक, पैसे गए ना, पेमेंट हुआ है, रियलाइजेशन टू बैंक, क्रेडिटर को 20,000 दिए, बैंक ओडी के 5,000 दिए, ठीक है। तो इसी में कंटिन्यू करते हैं, टू बैंक ही है, रियलाइजेशन टू बैंक यही लिखेंगे तो टू बैंक में ही लिखेंगे, क्रेडिटर के 20,000 और बैंक ओडी के 5,000, डन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट रह गया है क्या, नहीं, सारे एडजस्टमेंट कर लिए, बस सिंपल। अब रियलाइजेशन अकाउंट देख लो क्या बैलेंस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, राइट। क्रेडिट साइड का टोटल करो तो कितना आ रहा है, 25,000 प्लस 15,750 प्लस 20,125 प्लस ये 80,000, ठीक है, प्लस 34,000, ओके, प्लस 22,500 प्लस 1200, ओके। सो द टोटल इज 198,575। जस्ट फॉर माय रिकॉर्डेंस में लिख रही हूँ इसे, ठीक है, ये हटा दो, 198,575, ठीक है भाई। देख लेते हैं डेबिट साइड का क्या टोटल है, डेबिट साइड का टोटल है 25,000 प्लस 35,000 प्लस 60 40 1 लाख प्लस 25 27,000, ओके। सो इट इज 187,000, है ना, 187,000 आ रहा है, 45 1,45,000 प्लस, क्रॉस चेक कर रही हूँ बस एक बार, ठीक है, 162, हाँ राइट, 187,000। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है ना, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट आ गया, कितना प्रॉफिट आ गया, 198,575 माइनस 187,000, 11,575 का प्रॉफिट आ रहा है, राइट। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यस 11,575 का प्रॉफिट आ रहा है, राइट। जो दोनों पार्टनर्स में बटेगा, कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में, और इक्वल शेयरिंग है पार्टनर्स का, तो इसको लिखेंगे 5787.5, 5787.5,
एक राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, इसको 7 रहने दो, इसको 8 कर दो, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 की लिखने की जगह इसको 8 कर दो, 1 रुपए बढ़ा दो, बात वही हो जाएगी। इतना कर सकते हैं, इतना चलता है। हाँ ठीक है, ये प्रॉफिट आ रहा है। ओके चलो हम लिख लें इसे। तो हमने क्या किया, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, नैना एंड कौन है हमारा, आरुषि, 5787 और 5788 है ना, यही है ना बच्चे लोग, 578788 ठीक है। और क्या, डन। सो व्हाट इज द टोटल, टोटल इज 198575। ये हमारा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बन के प्रिपेयर हो गया। ओके डन। चलो अब फटाफट, अब तो बहुत इजी है, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ, पर्टिकुलर्स नैना आरुषि, पर्टिकुलर्स नैना आरुषि। चलो बैलेंस देखते हैं पहले। आरुषि का तो क्रेडिट बैलेंस है, नैना का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। टू ओपनिंग बैलेंस किसका, नैना का, कितना है भाई, 10,000। और आरुषि का क्या है भाई क्रेडिट बैलेंस, इसका क्रेडिट बैलेंस है 10,000 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बैलेंस शीट के देख के हमें क्या करना है, हमें पता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ले जाना है 15,000, 7500 है ना, इसी में ले जाएंगे ना। चलो और रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी इसमें ले जाएंगे, 5788 5787, नहीं इसे 88 किया था, इसे 87 किया था, पॉइंट में ना दिखाना पड़े इसलिए ऐसा किया है, और कुछ नहीं है। ठीक है डन, बस और तो कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। रियलाइजेशन आ गया, बैंक का अकाउंट तो अलग से बनेगा, करंट अकाउंट दिखा दिया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिखा दिया, राइट। एक चीज और है, हाँ स्टॉक किया था ना नैना ने करंट अकाउंट 15750, हमने डेबिट किया था ना नैना का करंट अकाउंट, नैना करंट अकाउंट टू रियलाइजेशन, यही किया था ना, राइट। तो हम लिखेंगे ना यहाँ पर टू रियलाइजेशन, कितना, नैना में 15750, डन। हो गया, हाँ बस और तो कुछ नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है। बैलेंस निकाल लो इसका कितना आ रहा है, 70, नैना का तो शायद डेबिट बैलेंस ही आएगा, 13,287 इज द क्रेडिट साइड, है ना, नैना का डेबिट बैलेंस ही आएगा। तो बैलेंस करने के लिए यहां लिखेंगे ना कितना, 10,000 प्लस 15750, टोटल आ रहा है 25,750, जिसमें से 7,500 माइनस करेंगे, 5,787 माइनस करेंगे, ओके 12,463 का बैलेंस, डेबिट बैलेंस आ रहा है। और आरुषि का तो क्रेडिट बैलेंस है 10,000 प्लस 7,500 प्लस 5,788, 23,288 का। अब बैलेंस तो नहीं होगा, यहाँ पे देखेंगे शायद इनका पेमेंट होएगा, तो बैंक अकाउंट से पता चलेगा कि पेमेंट है कि नहीं, राइट। अभी तो ये बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस क्लोज होएगा बैंक अकाउंट से, तो अभी मैं बैंक अकाउंट नहीं लिख रही हूँ, अपन देखेंगे कि क्या करेंगे, ठीक है। ओके जब एक बार हम बैंक अकाउंट बना दे तब हमें पता चलेगा कि इसका फाइनल ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। अभी आप लोग सिर्फ टोटल लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये 23,288 है बच्चा लोग, ऑफ कोर्स इधर भी इतना ही आएगा, ये तो डेफिनेट है। अब एंट्री क्या होगी, देखो जैसे पैसे दे दिए हमने तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, इसलिए मैंने वेट किया, लेकिन ये मुझे बैंक अकाउंट बना के पता चलेगा। ओके 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 ओके
25750। तो अभी फिलहाल के लिए ये हटा दीजिए। ओके डन। ओपनिंग बैलेंस लिखा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर करा। इधर नैना का तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में था और रियलाइजेशन का भी डेबिट हुआ था क्योंकि 15750 का स्टॉक ले लिया था उसने। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को? ओके ज्यादा पैसे ले लिए ना, है ना? चलो अब ये नॉर्मल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बैंक अकाउंट बनाने के बाद कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें तो सिंपल है, 1,00,000 और 50,000 डन। और तो कुछ करना ही नहीं है इसका, बस। और तो कैपिटल अकाउंट में कुछ जाएगा ही नहीं। ओके ठीक है। ओके अब हम ये काम कर सकते हैं कि पहले सारा का सारा पार्टनर करंट अकाउंट अब फाइनली जब फर्म डिसॉल्व हो रही है कैपिटल अकाउंट में डाल दो, ताकि फाइनली पता लग सके कि कितने पैसे किस पार्टनर को हमें देने हैं। ठीक है, अब तो फर्म बंद हो रही है ना, अब करंट अकाउंट का कोई रिलेवेंस रह गया नहीं, क्योंकि अब तो फर्म बंद हो रही है, राइट? इसीलिए तो देखो ये जो आरुषि है इसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना, तो हम डालेंगे क्या एंट्री करेंगे हम? पार्टनर आरुषि, आरुषि करंट अकाउंट। देखो मैं यहां समझाती हूँ आप लोग को ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ध्यान से सभी देखिए। देखो अब करंट अकाउंट का कोई रिलेवेंस रह नहीं गया, क्योंकि करंट अकाउंट क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन हो रहा है, तो बंद ही करना है, तो उसको सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। क्यों? ताकि फाइनली पता लग सके कौन से पार्टनर को कितने पैसे देने हैं या लेने हैं। ओके डन। चल अब देखो, नैनास करंट अकाउंट नहीं, पहले सॉरी आरुषि का करंट अकाउंट करते हैं। आरुषि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली डेबिट। तो आरुषि करंट अकाउंट डेबिट करा मैंने टू आरुषि का कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या कर दी? आरुषि करंट अकाउंट डेबिट टू आरुषि कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आरुषि कैपिटल अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट डाल दिया, सिंपल। 1 सेकेंड, तो क्रेडिट साइड में डाल दूंगी कितना? 23,288 करंट अकाउंट कितना? 23,288। तो 50,000 तो पहले ही देने थे और करंट अकाउंट के हिसाब से 23,288 भी देने, इतने पैसे देने। बाप रे बाप। ठीक है, नैना जी का देखो, नैना जी का जो करंट अकाउंट है ना उसका डेबिट बैलेंस है, तो क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो क्या करूंगी? नैनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नैनास करंट अकाउंट, इससे होगा क्लोज। तो नैना का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। ठीक है, टू नैना कैपिटल अकाउंट। ओके कितने से डेबिट होगा? क्या बैलेंस आ रहा था जी? हमने निकाला भी था, कितना बैलेंस आ रहा था? 25,750 माइनस कितना आ रहा था बच्चा लोग? 7,500 माइनस 5,787 12,463। हाँ, और यहां भी इसको टैली करवाओ अब। ठीक है, इस अकाउंट को भी तो क्लोज करेंगे। ये नैना के कैपिटल अकाउंट में चला गया है 12,463, ये आरुषि के कैपिटल अकाउंट में गया है 23,288। लेजर कंप्लीट, पार्टनर करंट अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, ओके चलो अब देख लेते हैं इनके बैलेंस क्या है। 1,00,000 रुपीज देने हैं, लेकिन डेबिट में भी तो है 12,463, दैट मीन 87537 देने हैं। 87537 देने हैं। क्या एंट्री होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बैंक। फर्म अब बुक में अपनी क्या एंट्री करेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो टू बैंक कितने देने हैं नैना को? 87537 डन। और आरुषि को कितने देने हैं? 50,000 प्लस 23,288, दैट मीन्स 73,288। सेम एंट्री, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके 73,288 डन। देख लीजिए अच्छे से 1 सेकेंड।
किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? If there is any sort of confusion, you can easily ask. No problem in that. Done? चलो अब बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट तो बहुत इजी है। बैंक अकाउंट में क्या, बाय बैलेंस। कितना बैलेंस है भाई? बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है 30,000 का। ठीक है, चलो डन। ओके, उसके बाद पैसे भी तो आए, देखने पड़ेंगे कितने पैसे आए। ओ हो, कितने कितने पैसे आए देखने पड़ेंगे। ये तो बैंक ओडी है जिसका हमने पेमेंट करा। कितने कितने पैसे आए बैंक में? 20, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ना वो देखिए, 20125, 30, 50, 34, 22, 12, ये सारे पैसे आए। टोटल करो 50 और 30, 80,000 प्लस 34,000 प्लस 22,500 ओके प्लस 1200, ये 157825 के पैसे आए हैं। बाप रे, हाँ तो इतने पैसे आए हैं ना। अब देखो बैंक अकाउंट बनाना कैसे पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन ऐसे करके 20125 अगेन आई विल टेली प्लस 80,000 प्लस 34,000 प्लस 22,500 प्लस 1200, चलो 157825 पैसे आए। ठीक है, आपने एंट्री की होगी ना बच्चा, बैंक टू रियलाइजेशन, यही एंट्री की होगी ना। तो टू रियलाइजेशन 157825 ओके, तो कितना हो गया ये 187825। ठीक है, जिसमें आपने क्रेडिटर और बैंक ओडी का पेमेंट किया है। और कोई पेमेंट किया है क्या आपने? आउटस्टैंडिंग का पेमेंट करा है तो 20 और 27,000 का तो पेमेंट करा है, और पार्टनर को भी तो पैसे दिए हैं। ठीक है, तो पहले तो बाय रियलाइजेशन 27,000 का जो पेमेंट करा है आपने। ओके, तो बच गया 160825 हमारे पास। यही तो हमने शायद पार्टनर को पे करें। दिस शुड मैच। डन, टोटली टेली राइट। मैं ये चेक करी थी जितना बैलेंस बचा उतना ही पार्टनर्स को हमने दिया है कि नहीं। आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा इसी से। बैंक का बैलेंस मैच होना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से 30,000 का डेबिट बैलेंस है। रियलाइजेशन से आपको पता चला कितने कितने पैसे आपके पास आए हैं। ये देखो मैंने क्या किया है, देखो देखो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टॉक के पैसे आए हैं, फर्नीचर, मशीनरी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, डेटा, बैड डेट रिकवर्ड, इसके टोटल पैसे आए हैं। कितने आए हैं बच्चा? 157825। कितना टोटल हो गया? 187825। ठीक है, उसमें से आपने क्रेडिटर को आउटस्टैंडिंग बिल का पेमेंट कराया आपने, राइट, और बैंक ओडी का पेमेंट किया 27,000। एंट्री क्या की आपने? रियलाइजेशन टू बैंक, तो बाय रियलाइजेशन 27,000। एंड फाइनली जितना पैसे बच गए आपके पास 160825, 187825 में से 27,000 हटा दो, कितने बचते हैं? 160825। यही तो पेमेंट किया है आपने पार्टनर को। देखो नैना को आपने 87,537 दिए और आरुषि को आपने 73,288 दिए। टोटली टेली। ठीक है, बाय नैना बाय आरुषि 87,537 and 73,288 राइट। डन जी, यहाँ आपका सम होता है कंप्लीट। इससे आपको पता है क्या पता चलेगा? मैम आपने क्या किया बैंक, आप बोल रहे थे टैली, देखो ना ध्यान से, जितना मेरे पास बैंक बैलेंस है उसमें से जितनी मैंने लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, फाइनली उसके बाद जितना मेरे पास बैलेंस बचेगा वो टोटल और पार्टनर को जितना देना बनता है ये टोटल बराबर आएगा। ऑफ कोर्स क्योंकि जितने पैसे होंगे उतने ही तो देंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपने सही आंसर किया है, सही कैलकुलेशन किया है। ठीक है,
ओके अब पूरा क्वेश्चन एक बार पूरा फिर से दिखा रही हूँ मैं, पूरा सॉल्व किया हुआ। सबसे पहले ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, समझ गए। उसके बाद पार्टनर करंट अकाउंट है। मैंने क्या किया, करंट अकाउंट के जो बैलेंस आ रहा था डेबिट चाहे क्रेडिट, मैंने उसे पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, जिससे मुझे फाइनली पता लग सके कौन से पार्टनर को मुझे कितने पैसे देने हैं। क्योंकि अब करंट अकाउंट का कोई रिलेवेंस थोड़ी ना रहा, वो तो अब बंद ही होगा ना, क्योंकि अब सीधा डिसोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने पार्टनर कैपिटल बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस जो है, करंट अकाउंट का बैलेंस जो है, सब कुछ ट्रांसफर करके मैंने बनाया इसे। तो मुझे फाइनली पता लगा कि कितने पैसे कौन से पार्टनर को देने हैं, तो मैंने पैसे दे दिए टू बैंक, सिंपल। इसके बाद मैंने बैंक अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट का बैलेंस देखा, कितना पेमेंट रिसीव्ड हुआ है वो लिखा, कितना पेमेंट किया है वो लिखा, दोनों टैली होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि जितने पैसे आए उसमें से लायबिलिटी का पेमेंट किया, बचे हुए पैसे उससे पार्टनर को पैसे दे दिए, खत्म, डन। और ये हमेशा टैली होगा, हमेशा। क्यों मैम, पैसे कम हुए तो बेटा, पैसे कम हुए ना तो पता है क्या होगा, आपका रियलाइजेशन का लॉस आएगा, रियलाइजेशन लॉस होगा, उससे ऑटोमेटिकली पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगा, तो पार्टनर को पैसे कम देने पड़ेंगे, इट विल ऑलवेज मैच। ठीक है, डन। पूरा सम आपके सामने है, अच्छे से प्लीज देख लीजिए, बैंक अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट एंड रियलाइजेशन। एंट्रीज बच गई ना, फटाफट से करवा देती हूँ, बहुत इजी है यार, एंट्रीज में कुछ नहीं है, अभी जो पूरा किया वही तो है एंट्रीज, और क्या है, फिगर्स नहीं लिख रही, एंट्री देखो। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, असेट को क्लोज करने की, राइट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, आप लिखोगे टू डेटर, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, पहली एंट्री ये हो गई। आपकी सेकेंड एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटी को क्लोज करने की, तो क्रेडिटर, बैंक ओडी, टू रियलाइजेशन। फिर हम स्टॉक की एंट्री करेंगे, स्टॉक की एंट्री हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिगर भी याद है तो मुझे 15750 15750। बाकी के स्टॉक के पैसे मिले तो बैंक टू रियलाइजेशन। स्टॉक के कितने पैसे मिले थे हमें, मैंने लिखा है 20125, ये लो, ठीक है। ये क्रेडिटर तो 20,000 और 5,000 है ना, 25,000, राइट। और ये आप वैल्यूज फिल कर सकते हो डेटा के, 25, 35, 40, 60, ठीक है, ओके। 1 सेकेंड, अब इसके बाद मैम कौन सी एंट्री है, इसके बाद भाई फर्नीचर और उसके पैसे नहीं मिले आपको, फर्नीचर के और मशीनरी के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फर्नीचर एंड मशीनरी के 80,000, लो हो गई एंट्री, ओके। उसके बाद अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन अगेन 34,000, बिल्कुल सेम एंट्री होगी, बैंक टू रियलाइजेशन 34,000, ठीक है मैम। डेटर की एंट्री क्या होगी, डेटर जो 90% है सेम एंट्री होगी, बैंक टू रियलाइजेशन, 1200 की भी सेम एंट्री होगी, बैंक टू रियलाइजेशन, अमाउंट फिल करना है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर का पेमेंट क्या क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, खत्म। बाकी फिर क्रेडिटर का भी पेमेंट करोगे आप, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक ओडी एंड क्रेडिटर का पेमेंट, हो गई एंट्रीज। अब इसके बाद मैम कौन सी एंट्री बची, रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ रहा था, तो आप एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू नैनास करंट अकाउंट टू आरुषिस करंट अकाउंट, डन, हो गई एंट्री। उसके बाद आप एंट्री क्या करोगे, आपने इतना समझ में आया, रियलाइजेशन प्रॉफिट टू नैनास लिख दूं। इसके बाद तो रियलाइजेशन टू बैंक की एंट्री होगी, जो भी आपने लाइबिलिटी का पेमेंट किया है, ठीक है यार। एंट्रीज तो बहुत इजी है, ठीक है। और उसके बाद जो नैनास का करंट अकाउंट, जो रियलाइजेशन प्रॉफिट है, सबसे पहले उसे ट्रांसफर करो नैना और आरुषि के करंट अकाउंट में। ये मत भूल जाना, करंट अकाउंट लिखना है, इसे कैपिटल अकाउंट मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे पहले करंट अकाउंट अवेलेबल है,
यहाँ एंट्री डन हो गई। उसके बाद नैना और आरुषि का जितना भी करंट अकाउंट है उसका सारा बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसकी तो मैंने एंट्री भी करके दिखाई। नैना का डेबिट बैलेंस था इसलिए एंट्री होगी नैनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नैनास करंट अकाउंट। आरुषि का क्रेडिट बैलेंस था, उसे क्लोज करने के लिए एंट्री होगी आरुषि करंट अकाउंट डेबिट टू आरुषि कैपिटल अकाउंट। बस फिर पूरा एंट्री जो भी बैलेंस आए उसका पेमेंट होगा तो क्या एंट्री होगी, नैनास कैपिटल अकाउंट डेबिट आरुषि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो पैसे दिए हैं। डन हो गई जनरल एंट्रीज बस। ठीक है, ओके। ये सम अच्छे से देख लो आप, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सम समझ में आया होगा। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई डाउट आता है कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और खुश होकर पढ़ाई करो और स्माइल करके पढ़ाई करो प्लीज। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरा सी भी टेंशन आ रही है मैं हूँ, मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। छोटा सा छोटा डाउट भी आपका आंसर होगा, उसकी टेंशन आप मत लो। ओके, चल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।